ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन यानी कि हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नाम है वो रखा गया है खेल में बच्चे तथा महिलाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म, प्री बोर्ड या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, और इस चैप्टर के वे क्वेश्चन बच्चों जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हर साल आते ही आते हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, इवन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे का पूरा ये जो सेशन है वो अराउंड 40 से 50 मिनट का बनेगा, बट आई एम श्योर 100% यदि आपने ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख ली तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आपको इसके बाद चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एकदम आसान से आसान शब्दों में आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, बशर्ते क्या है आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको थोड़े ऐसे कुछ टास्क भी दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। ठीक, चलिए अच्छा, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। कई बच्चों को अपना चैप्टर का सिलेबस नहीं पता होगा, तो सेशन 2022-23 के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम क्या रखा गया है, खेल में बच्चे तथा महिलाएं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सामग्री दी गई है, एक सामग्री है जो कि आपको पढ़ना है, और एक यहाँ पे मुख्य बिंदु है जो क्या दर्शाते हैं, ये आपके चैप्टर के मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ना है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको आसन संबंधी जो विकृतियां हैं इनको पढ़ना है, जिसमें घुटनों का टकराना, धनुषाकार टांगे, चपटे पैर, गोल कंधे, आगे की कुबड़, पीछे की कुबड़, ठीक है, स्कोलियोसिस और उनके सुधारात्मक उपाय। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे 5 से 7 जो क्वेश्चन है वो आपके 3 या 4 मार्क्स के यहाँ पे बन जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक, फिर आती हैं विशेष परिस्थितियां, जिसमें महिलाओं के संबंध में प्रथम रजोदर्शन से होने वाले प्रभाव के बारे में, असमान मासिक धर्म क्या है इसके प्रभाव आपको समझाने होंगे। ठीक है, फिर महिला खिलाड़ी तरह 3 तरह के होते हैं, अस्थिसुचिता, ऋजुरोध या फिर रंजुरोध, और भोजन संबंधी विकार। तो इससे संबंधित आपके 5-5 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और इससे आपके 4-4 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा किताब पे ध्यान देते हैं, तो किताब में आपको 5.3 ये वाला पार्ट पढ़ना है, 5.2 ये आपको पढ़ना है, और 5.5 एंड 5.6 ये आपको पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी 5.1, 2 एंड 4 ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब आपको सिलेबस समझ में आ गया भैया क्या आपका सिलेबस होने वाला है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1 लिखा है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, हाँ हो जाता है कभी कभी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, महिला एथलीट खिलाड़ी त्रय क्या है। ठीक है, और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, त्रय का मतलब है कि महिलाओं के शरीर में होने वाली बीमारियां, और वे महिलाएं जो बेसिकली खेलती हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी महिलाएं हैं उनके शरीर में होने वाली बीमारियों के संबंध में इसे त्रय कहा जाता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, लेकिन आपको इसकी एक आसान सी लैंग्वेज चाहिए होगी। तो लैंग्वेज यानी कि एक परिभाषा ये है कि महिला खिलाड़ियों में होने वाले जो रोग हैं उनके लक्षणों का होना ही ये कहलाता है महिला खिलाड़ी त्रय। यानी कि सिंपल सी बात है, महिला जो खिलाड़ी हैं उनमें कोई भी उनको रोग होने वाला है, ठीक है, तो उसके जो लक्षण होते हैं उसी को बोल देते हैं क्या है कि महिला एथलीट खिलाड़ी त्रय है। अब ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है बच्चों अस्थिसुचिता, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरा होता है रजोरोध, जिसे हम एमेरेसिया कहते हैं, और तीसरा होता है खाने संबंधी विकार, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये ऐसी गंभीर बीमारियां हैं बच्चों महिलाओं के लिए, जिन्हें महिलाओं को अपने आने वाले कई सालों तक, महीनों तक भुगतना पड़ता है। बहुत ही इसके खतरनाक यानी कि गंभीर परिणाम भी निकलते हैं यदि महिलाओं के संबंध में ये बीमारी उनको हो जाती है। ठीक है, जो कि ज्यादातर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ में ऐसा जरूर देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि जैसे अस्थिसुचिता है, इसके संबंध में एक अलग टॉपिक है आपका, जिसमें 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। रजोरोध से महिलाओं के संबंध में जो प्रभाव होते हैं महिलाओं के शरीर में, उसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग बनेगा। ठीक है, लेकिन जब आपसे ये प्रकार पूछे गए ना, तो आपको क्या करना है, इनकी परिभाषा बतानी है और ज्यादा कुछ नहीं बताना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थिसुचिता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली देखिए
ओस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुस्थिरता का जो मतलब है, इसका जो संबंध है वो महिलाओं की अस्थि पदार्थ के संबंध में है। यानी कि महिलाओं की जो अस्थियां होती हैं बेसिकली, ठीक है, बोन्स होते हैं, बोन मटेरियल्स जो होता है, इसके संबंध में है कि यदि महिलाओं के शरीर में बोन मटेरियल्स की कमी हो जाएगी तब ये अस्थि सुस्थिरता रोग आता है। ठीक है, अस्थि की संहति यानी कि बोन का मास, बोन मास में कमी से अस्थि भंग हो सकता है, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जब महिलाएं जो है यानी कि लड़कियां जो है वो 16 की एज में आती हैं, 16 से 21 की एज में, तब वो किशोर अवस्था में बेसिकली परिवर्तित हो रही होती हैं। तो इस समय उनके शरीर में कुछ हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो इस परिवर्तन का ये कारण बन जाता है। ठीक है, अस्थि पदार्थ यानी कि जो बोन मटेरियल होता है इसकी कमी का। दूसरा है तीव्र व्यायाम, यानी कि तेज गति से व्यायाम करना, और ऐसे व्यायाम करना जो कि आपके खेल के अनुरूप है, मतलब बेसिकली प्रतिकूल है उनको करना। ठीक है, यानी कि जो सही नहीं है। कम कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करें, यानी कि आप जो है वो कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ये जो है वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अस्थि सुस्थिरता के बारे में, सिंपल सा। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका ये हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा है रजोरोग। रजोरोग बेसिकली ये जो है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो रोग है ये प्रजनन योग्य आयु वाली जो स्त्रियां होती हैं इनके संबंध में है। ठीक है, रजोरोग किसके संबंध में है? प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों के संबंध। क्या भाई? ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होने वाली होती है, तो उनमें क्या होता है, मासिक स्राव नहीं होता, यानी कि मासिक स्राव जो कि 21 से 35 दिन का होता है। ठीक है, इस बीच में होना चाहिए। अगर नहीं नहीं होता तो ये एक विकार है, तो वही बताया गया। ठीक है, तो क्या है, ये एक विकार हो जाता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो 21 से, ठीक है, 35 दिन के बीच में आ गया तो ठीक है। पहले तो होता है कि 21 दिन से पहले ही आ जाता है, या फिर 35 दिन के बाद में आता है, या फिर आता है तो काफी टाइम तक चलता रहे। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं रजोरोग। ठीक है, अनियमित मासिक धर्म होना, इसको बोलते हैं रजोरोग। ठीक है, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कि अस्थि सुस्थिरता का देखा था कि तीव्र व्यायाम करना, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसार कम कैलोरी वाला भोजन करना, ये तो सभी में आ जाता है। ठीक है, और इसी कारण से महिलाओं में ये जो विकार है वो देखा जाता है। ठीक है, अब इसके कई कारण और भी हैं, जैसे कि पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि तीव्रता वाले व्यायाम करना। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता जो है महिला को, उसके अनुसार वो कम कैलोरीज वाला खाना खाती हैं। ठीक है, जबकि उन्हें ज्यादा वाला खाना चाहिए। तीसरा कारण हो जाएगा कि खान पान जो है उनका सही नहीं होता है, महिलाओं में हार्मोन्स में बदलाव आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये मासिक धर्म जो है वो तो आ ही जाता है। उसके बाद में अधिक से अधिक ये प्रशिक्षण लेती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे कि इनके शरीर को जो मटेरियल चाहिए होता है वो उन्हें मिल नहीं पाता, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रजोरोग दूसरा पार्ट। तीसरा बिल्कुल सिंपल सा है, भोजन संबंधी विकार। ये हमारा तीसरा है, सिंपल सा है भाई, कि जब कोई व्यक्ति ये पहले तो नॉर्मल खाना खाए तो ठीक है, या फिर नॉर्मल से अधिक खाता है। मान लेते आपकी भूख 10 रोटी की है, आप 10 की जगह 20 खा रहे हो, और एक स्थिति है कि आपकी भूख 10 की है और आप 2 रोटी खा रहे हो, तो ये दर्शाता है कि महिलाओं में ये भोजन संबंधी विकार आ जाते हैं। और ये जो है खाना कम या ज्यादा खाना, अपनी भूख के अनुसार कम या ज्यादा खाना, तो ये एक मानसिक बीमारी है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहली होती है बच्चों एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अभाव, तथा दूसरी होती है बुलिमिया अतिशय शुदा। देखो अभी ये जो दो पार्ट हमने समझे है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अभाव और बुलिमिया अतिशय, इसके संबंध में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल एंड में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो पहला ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये एक तरीके से आपका ट्रायल था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इससे अलग अलग से क्वेश्चन भी पूछे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो आपको समझ में आ गया भाई कि महिला एथलीट खिलाड़ी तरह होता क्या है। पहला अस्थि सुस्थिरता, और दूसरा जो है रजोरोग, और तीसरा जो है भोजन संबंधी विकार। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फीमेल स्पोर्ट्स ट्राइड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो क्या होते हैं भाई, आप देख सकते हैं दी फीमेल ट्राइड के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन ट्राइड। उसके बाद ऑटोस्फोरिसिस के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ेंगे, पहला वाला। ठीक, उसके बाद में सेकंड आ जाता है यहाँ पे एमनोरिया डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है बच्चों, तो आप हमें
इंस्टाग्राम की हमारी ये जो आईडी है चैनल के नाम से जस्ट स्मार्ट नॉलेज, और स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इस तरीके से डाल के तो आपको मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके हमसे अपने क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, और चैनल पे यदि आप बच्चों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो अभी हमने देखा था रजोरोग, तो रजोरोग की वजह से या फिर ऋतुरोग की वजह से महिलाओं के शरीर में कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कि जब महिलाओं में रजोरोग या फिर ऋतुरोग होता है तो ऐसे में उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली कई लक्षण हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ऋतु धर्म की अनुपस्थिति। का मतलब क्या है, यह एक विकार होता है जो कि बेसिकली शरीर में विभिन्न परिस्थितियां, जैसे कि सही तरीके से भोजन ना खाना, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करना, ज्यादा से ज्यादा अवसाद यानी कि चिंता करना, ठीक है, लगातार दवाई का सेवन करते रहना, इसकी वजह से क्या होता है भैया, महिलाओं के शरीर में ऋतु धर्म की अनुपस्थिति होती है। यानी कि नॉर्मली टाइम क्या होता है ऋतु धर्म का 21 से 35 दिन का, तो क्या होता है अनुपस्थिति में ये 35 दिन के बाद तक भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये चीज इसमें आ जाती है। ओके, दूसरा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगी, बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए। असामान्य ऋतु धर्म लक्षण, बहुत सी लड़कियों में लक्षण जैसे कि उनके बॉडी में पेन होना, ठीक है, कमर छाती में जलन, सिर दर्द, कब्ज होना, ठीक है, ज्यादा चिंता रहना, चिड़चिड़ापन या फिर चिंता जैसी परिस्थितियां जो है बन जाती है। किसमें, जब असामान्य ऋतु धर्म लक्षण बनता है तब। ठीक है, यानी कि जब महिलाएं होंगी या फिर लड़कियां होंगी, इनमें जब असामान्य ऋतु धर्म होता है तो क्या होता है, इनके बॉडी पेन करने लगती है, कमर छाती में जलन पड़ने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, कब्ज अवसाद चिड़चिड़ापन चिंता जैसी परिस्थितियां जो है वो यहाँ पे बन जाती है। ठीक, तीसरा जो है वो ये है भैया, मांसपेशियों में असामान्य संकुचन। मांसपेशियां बेसिकली होता क्या है, रजोरोग की वजह से महिलाओं में मांसपेशियों का असामान्य संकुचन होने लगता है। इसकी वजह से मांसपेशियों में कुछ रासायनिक तत्व ऐसे बन जाते हैं जो कि बार बार मांसपेशियों को संकुचित करते रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं उनके शरीर को। ठीक, चौथा यह है लंबी अवधि तक गौड़ ऋतुस्राव। इसका मतलब क्या है, ऋतुरोग यानी कि रजोरोग के कारण महिलाओं में लंबे समय तक गौड़ ऋतुस्राव होता है। यानी कि क्या होता है, बेसिकली जो 21 से 35 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को 50 दिन, किसी को 2 महीने 3 महीने तक आता ही नहीं है, जो कि क्या है, एक विकार है। ठीक है, और कई बार तो ये 21 दिन से पहले भी आता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब जब पहले आएगा तो सिंपल सी बात है कि महिलाओं में इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, जो तत्व होते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। ठीक, फिर आता है पांचवा असामान्य मासिक धर्म। ये तो अभी हमने देख लिया है कि सामान्य रूप से 21 से 35 दिन का होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, असामान्य या तो 21 दिन से पहले या फिर 35 दिन के बाद 50 60 2-3 महीने तक आता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ऋतुदर्शन या फिर रजोदर्शन। बेसिकली जो लड़कियां जब किशोर अवस्था में आ रही होती हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रथम रजोदर्शन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकती है, उनका एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो रजोरोग या फिर कह सकते हैं रजोरोग के कारण जो महिलाओं के शरीर में लक्षण होते हैं, ऋतु धर्म की अनुपस्थिति, असामान्य ऋतु धर्म लक्षण, मांसपेशियों में असामान्य संकुचन, लंबी अवधि तक गौड़ ऋतुस्राव, असामान्य मासिक धर्म और ऋतुदर्शन या रजोदर्शन, ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए एकदम सिंपल से सिंपल, एकदम उस पॉइंट पे जाके कि बच्चे को समझ में आता है या नहीं। ठीक है ना, तो वैसे पॉइंट पे मैं जाता हूं और ये कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना, उसी तरीके से मैं भी समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको एकदम एज ए स्टूडेंट समझ में आए सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं कि राइट द सिम्टम्स एंड अक्योर्ड इन द फीमेल बॉडी ड्यू टू एमनोरिया, और वो एक ही है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, एबनॉर्मल मस्कुल, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो आप इन पॉइंट को इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट था महिला खिलाड़ी तरह के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट था कि भाई अस्थि सुचिता, हम सभी को पता है महिलाओं में ये किससे संबंधित होता है, अस्थि, यानी कि महिलाओं का जो बोन मटेरियल होता है ये उससे संबंधित होता है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, अब इसके कारण लिखने हैं, आखिर ये महिलाओं में होता क्यों है। ठीक है, तो होता ये इसलिए है क्योंकि हड्डी में उपस्थित विषय समान यानी कि जो बोन मटेरियल होता है इसकी कमी को ये दर्शाता है। तो होता क्यों है, बेसिकली क्या कारण है इसके, तो ये सबसे पहला ये कारण है कि महिलाएं अपने आहार में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बहुत कम लेती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, अस्थि और हड्डी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, एक तो कमजोर होने लगती है और साथ ही कुछ नई बननी होती है तो वो कमजोर पड़ जाती है, वो बनती ही नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है ऋतुरोध या फिर रजोरोध। बेसिकली महिलाएं 6 महीने से अधिक समय तक ऋतुरोध की समस्या हो तो उनको भी अस्थि स्वच्छता हो सकती है, यानी कि ऋतुरोध यानी कि जो मासिक धर्म है यदि वो 6 महीने तक नहीं आता है या फिर उससे अधिक हो जाता है, तब ऐसे में उनके शरीर में जो हड्डियां होती है, जो अस्थि होती है, उसमें जो बोन मटेरियल चाहिए होता है उसकी कमी होने लगती है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ऋतु धर्म के समय एक हार्मोन्स निकलता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब ये निकलेगा ही नहीं तो कैल्शियम की मात्रा उसको ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए, चाहे लड़के और लड़की, सभी के लिए अस्थि और हड्डी के लिए सबसे अहम कैल्शियम होता है, इसको मजबूत बनाए रखने के लिए और नए को बनाने के लिए। ठीक, फिर आता है भोजन करने संबंधी विकार। बेसिकली भोजन लेने संबंधी विकार क्या है, ये क्षुधा अभाव और अति क्षुधा अभाव आदि विकार के कारण अस्थि स्वच्छता हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि भोजन में हमें कैल्शियम की मात्रा का उपयोग अच्छे से करना होता है, अच्छी कैलोरी वाला भोजन खाना होता है, लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में हमारी जो हड्डियां होती है, अस्थि होती है, वो बेसिकली उसमें कमी आने लगती है, वो कमजोर होने लगती है। ठीक, उसके बाद में आता है भैया चौथा वाला, खाने संबंधी बुरी आदतें। बेसिकली खाने में कैफीन या फिर कॉफीन कह सकते हैं, यानी कि कॉफीन बेसिकली क्या है, ये एक क्या है, नशीला पदार्थ है। ठीक है, अल्कोहल ये भी नशीला पदार्थ है, तंबाकू, धूम्रपान, आपने देखा होगा कई महिलाएं जो वो कैफीन, अल्कोहल या फिर तंबाकू, धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा तो ऑलरेडी कम होती ही होती है, बल्कि वो उसे और ज्यादा खत्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट था, ऑस्ट्रोफोरियस के कारण लिखिए, और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अस्थि सुषिप्ता के क्या कारण हैं, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। क्या है भैया, आहार में कैल्शियम की मात्रा में कमी, ठीक है, ऋतुरोध रजोरोध की वजह ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन्स होता है वो नहीं निकल पाता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल में रहता है। ठीक है, भोजन संबंधी विकार होते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन में कैल्शियम की मात्रा और कैलोरी वाला अच्छा खाना नहीं खाते हैं, ये चीज है। खाने संबंधी बुरी आदतें होते हैं जिसमें नशीली पदार्थ वगैरह का सेवन इसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप एकदम बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हैं, तो इंग्लिश में बच्चों इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोफोसिस। तो ऑस्टियोफोसिस के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आप इजीली यहाँ पे इन पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट है और इन्हें आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया है हिंदी में अच्छी तरह से। ओके बच्चों, आई होप आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो हमारे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं, आपको बता देता हूं किस टॉपिक पे रहेंगे। ये हमारे सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं ये रहेंगे आसन संबंधी विकृतियों के बारे में। इसके संबंध में भैया जो आसन संबंधी विकृतियां होती है, जैसे कि घुटनों का टकराना, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। दसों टांगे, ये भी 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। चपटे पैर, गोल कंधे, आगे के ऊपर पीछे के ऊपर, ये सारे आ जाएंगे। और जो स्कोलियोसिस है और ये जो है ये आपका टोटल 4 मार्क्स में। तो यानी कि देखिए 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बताने हैं इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है, आपको बताने हैं इसके सुधारात्मक उपाय क्या होते हैं। तो ये इस तरीके से एक एक करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा। लेके चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देख ही लिया होगा, पहले ही मैंने लगा रखा है। तो चित्र के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कुबड़ पीछे को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पीछे कुबड़, ठीक है, पीछे कुबड़ या फिर पीछे का कुबड़ या फिर पीछे के कुबड़, ठीक है ना, या कुबड़ पीछे को, तो ऐसे कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुबड़ पीछे को आपको इसके लक्षण बताने हैं और सुधारात्मक उपाय बताने हैं। ठीक है, लक्षण क्या हो सकते हैं इसके और सुधारात्मक उपाय क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं ये वाली जो स्थिति है, स्थिति नंबर 1, ये क्या है, ये नॉर्मल स्थिति है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये नॉर्मल स्थिति। और ये दूसरी है, ये क्या है, ये कैज है, यानी कि ये एक कारण वाली स्थिति है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे नॉर्मल में और कारण वाले में क्या डिफरेंस होता है।
तो सबसे पहले कुबड़ पीछे को लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो भैया लक्षण में हम यहाँ पे देखेंगे, मुझे ये हटाना पड़ेगा। पहली स्थिति ये वाली है और दूसरी, चलिए छोड़िए, पहली स्थिति आप याद रखेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। देखिए बेसिकली होता क्या है, स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, आप यहाँ पे, मुझे सर पेन दूसरा लेना चाहिए। हाँ, देखिए क्या होता है, स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चित्र है, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे एकदम सीधी है, मतलब जैसा दूसरा चित्र में आपको दिखा रखा है उससे तो ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मली हमारी होती भी है। लेकिन जब ये कुबड़ पीछे का ये जो लक्षण होता है जब ये आता है तो क्या होता है, ये टेढ़ी होने लगती है, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल जो आप देखेंगे इस तरीके की है, ठीक है, और जब ये लक्षण आता है तो ये कुछ 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 इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो गर्दन है वो आगे की ओर झुक जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाती है। एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे आप बैठे होते हैं ना मुद्रा में, बेंच वगैरह पे या पढ़ने जाते हो, तो आप जब किताब रख के आगे की तरफ बैठते हो तो आपका पूरे का पूरा शरीर जो है ऐसा लगता है कि आगे की तरफ झुका हुआ है, तो वही यहाँ पे, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई कि जो छाती की मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पे हमारी क्या है, छाती होती है, यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं इनकी लंबाई सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है, छोटी हो जाती है, और इसी वजह से ये जो हड्डी है, ठीक है ना, जो हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है और संतुलन व्यक्ति का जो है शारीरिक संतुलन वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब भाई इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, तो इसके सुधारात्मक उपाय हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें से क्या करना है, सबसे पहले उपाय ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसे ये बीमारी होती है उसे ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिनको करने से उस व्यक्ति की छाती की जो मांसपेशियां उनमें लंबा में वृद्धि हो, क्योंकि ये होती किस वजह से, छाती की मांसपेशियां जो है जब वो संकुचित हो जाती है, कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है उसकी वजह से। तो कैसे व्यायाम करने चाहिए जिससे व्यक्ति की जो मांसपेशी है उसकी, छाती की मांसपेशी उसकी लंबा में वृद्धि हो। साथ ही थोरासिक क्षेत्र की पीठ में मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे कि व्यक्तियों को चक्रासन या फिर भुज अंगासन या फिर धनासन करना चाहिए। साथ ही तकिए की सहायता से गर्दन की एक्सटेंशन करनी चाहिए, गर्दन को मुड़ा मुड़ा के देखना चाहिए, ठीक है। साथ ही स्विस वॉल पर विपरीत दिशा में मुड़ना चाहिए पीछे की तरफ, ताकि जो है स्थिति जो है वो थोड़ी सामान्य हो सके। विपरीत दिशा में वाटरफ्लाई करना चाहिए, ठीक है। मध्यासन, उष्ट्रासन, अधिचक्रासन, ये सारे जो आसन है वो सभी के सभी यहाँ पे करने चाहिए इन व्यक्ति को जिसको ये बीमारी होती है। ओके, तो ये सिंपल सा था भाई कुबड़ पीछे के लक्षण, कुबड़ पीछे के सुधारात्मक उपाय। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों इंग्लिश में देखेंगे, तो इंग्लिश में ऐसे आएगा, राइट एनी सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजरमेंट्स ऑफ हम्पबैक। तो हम्पबैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के संबंध में आप ये 4 पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पहली जो स्थिति है ये नॉर्मल वाली है और दूसरी जो है वो हम्पबैक की सिम्टम्स की स्थिति है पर्टिकुलर, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स क्या है हम्पबैक के, तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि आपने चित्र देख के समझ ही लिया होगा, घुटनों के आपस में टकराना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नॉक नीज, ठीक है। घुटनों के आपस में टकराने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं नॉक नीज। तो इसके आपस में टकराने के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, सुधारात्मक उपाय क्या होते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका ये, कि भाई घुटने जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पैर है ये ऊपर की तरफ से आपस में टकरा रहे और नीचे की तरफ से यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो जोड़ है हमारे, ठीक है, इनको हम जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो जोड़ है ये आखिर टकरा क्यों रहे हैं, ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या सुधारात्मक उपाय होते हैं, तीनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण देखते हैं। ओके, अगेन हाँ, हम घुटनों के आपस में टकराने के लक्षण देख रहे थे। तो पहला लक्षण ये है भैया कि खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, ठीक है। पहला लक्षण क्या होता है भाई, इसमें जब खड़े होते हैं तो इस स्थिति में जो दोनों घुटने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक घुटना ये वाला है और एक घुटना ये, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं खड़े होने की स्थिति में। जब हम चलते हैं तब भी आपस में स्पर्श करते हैं, साथ ही जब दौड़ते हैं तब भी आपस में स्पर्श करते हैं। बेसिकली आपस में टकराने का मतलब क्या हो गया, चलते, बैठते, उठते, दौड़ते या फिर खड़े रहने की स्थिति में जो घुटने होते हैं वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, स्पर्श हो रहे होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं भाई, देखो कारण जो है ना एकदम सिंपल से है। कैसे कारण, यदि आपका शरीर ज्यादा मोटापा होगा, शरीर में आपके ज्यादा मोटापा होगा, ठीक है, तो आपके पैर जो एक तरीके से फूल जाते हैं, आपका वजन जो है वो पूरा का पूरा वजन आपके पैर उठाते हैं, तो इसकी वजह से आपके जो घुटने होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं। कुपोषण,
और ये भी होता है भाई कि कई बार आपका शरीर ज्यादा ही पतला है तो वो भी मिलता है, ठीक है। ज्यादा मोटा होना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा पतला होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें है बेसिकली। उसके बाद यदि इस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाती तो ऐसा होता है। रिकेटस नामक एक रोग हो जाएगा यदि घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं, ठीक है। लंबी समय तक यदि आप भारी बोझ उठा के रखते हैं तो आपकी जो पैर की हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो संकुचित होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये आपस में घुटने टकराने लगते हैं। साथ ही ये भी होता है कई बार एक टाइम पीरियड होता है बच्चों के चलने का 1 से 1.5 साल के बीच तक का, ठीक है, 1 से 1.5 साल तक का। लेकिन यदि वो पहले चलने लगते हैं तो उनकी मांसपेशियां सही से विकसित नहीं हो पाती हैं, तो ये भी आ जाता है। घुटनों के मिंटल लिगामेंट का लेटरल लिगामेंट के अपेक्षा में ज्यादा विकसित होना। बेसिकली हमारे घुटने में दो तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, एक होता है मिडिल लिगामेंट और एक होता है लेटरल लिगामेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिडिल लिगामेंट होता है ये इस लेटरल से थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाता है, तो इससे हमारे घुटने जो आपस में टकराने लगते हैं, यानी कि इसमें स्पर्श होने लगते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है भाई? लक्षण सबसे बड़ा ये है उठते बैठते चलते दौड़ते खड़े होते घुटने क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं। कारण क्या है? मोटापा, कुपोषण, विटामिन डी की कमी, रिकेटस नामक रोग, ये सारी चीजें। अब भाई इसे हम सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार है इसका कि किसी व्यक्ति को यदि ये बीमारी हो गई है, उसके घुटने आपस में टकरा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि यदि आप फौज में जाते हैं ना, तो यदि आपके घुटने टकरा रहे हैं ना, तो एकदम वहीं से सीधे वापस कर दिए जाओगे, ठीक है, क्योंकि जब आप दौड़ ही नहीं पाओगे फौज में तो आपको क्या लेने का मतलब है फौज में, ठीक है। तो ये एक कारण होता है। तो उपाय क्या है? तो उपाय देखिए सबसे बड़ा ये है कि व्यक्ति को पद्मासन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घुड़सवारी करनी चाहिए, ठीक है। घुड़सवारी में क्या होता है भाई, क्योंकि आपके जो पैर होते हैं वो घोड़े के लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे होते हैं, तो इससे क्या होता है आपके घुटने खुलते हैं, ठीक है। फुटबॉल खेल में साइड किक करना चाहिए। साइड किक का मतलब हो गया कि फुटबॉल में आपको एक पैर से किक करना चाहिए, वैसे करते तो एक ही से है लेकिन साइड किक करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका घुटना एक आगे एक पीछे की तरफ जाएगा, तो इससे आपकी मांसपेशियां थोड़ी खुलेंगी, तो इससे क्या होगा, आपका ये विकार कम होने लगेगा। साथ ही दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तकिया रखे आपको खड़े होने चाहिए ताकि वो जो घुटने हैं वो आपस में सही से मिल ना पाए। साथ ही पैरों को सीधा रखकर उससे उठाना चाहिए, यानी कि नॉर्मली क्या होता है आपके पैर कुछ इस तरीके से ये लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपके जो पैर है ना वो कुछ इस तरीके से आप उसे उठा पाओ, ठीक है। और साथ ही घुटनों के नीचे तौलिया रखकर सीधे रखकर तकिए को घुटने के नीचे दबाना चाहिए। ये सारी चीजें कुछ पॉइंट है कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो भैया घुटनों के आपस में टकराने के लक्षण, इसके कारण, इसके सुधारात्मक उपाय, आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ चुके हैं। ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि राइट द सिम्टम्स केस एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ नॉक नीज। तो नॉक नीज का सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है कि जो ये बोथ ऑफ द नीज स्टार्ट टचिंग ईच अदर, सबसे बड़ा कारण यही है। इसके केस क्या होते हैं, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, इन पॉइंट को आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 घुटनों के आपस में टकराने यानी कि नॉक नीज के बारे में आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं। ओके देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा तो ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि आप ना कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक देके हमें जरूर जाइएगा कि यदि आपको वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो। ओके, देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेसिकली चपटे पैर के बारे में, ठीक है। चपटे पैरों के लक्षण, कारण तथा सुधारात्मक उपाय, 3 पॉइंट है, याद रखिएगा। एक है चपटा पैर और एक है मतलब बेसिकली चपटे पैर, इसके लक्षण, कारण और सुधारात्मक उपाय। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी फुट, यानी कि ये क्या है, ये हमारे नॉर्मल पैर है, ठीक है। और जो ये फ्लैट फुट है, ठीक है, फ्लैट फुट ये क्या दर्शाते हैं, ये जो है ये हमारे चपटे पैर को दर्शाते हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि आखिर इसके लक्षण, कारण और उपाय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण। तो होता कुछ यूं है बच्चों कि एक सेकंड फिर से मुझे ही हटाना पड़ेगा, बाद में पहले लिख देता हूं फिर हटाना पड़ जाता है, चलिए कोई नहीं। हाँ याद रखेंगे, ये हमारी नॉर्मल स्थिति है और ये क्या है, ये हमारे चपटे पैर है, ठीक है। तो चपटे पैर के कारण क्या है, सॉरी पहले लक्षण क्या है। लक्षण क्या होता है, जब व्यक्ति चलता है तो चलते समय या फिर खड़े होते समय पैर यानी कि थंबज के मध्य भाग में दर्द होता है। थंबज यानी कि ये वाला जो हमारा भाग होता है ना, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसको थंबज बोलते हैं। और जब ये चलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके मध्य भाग में दर्द होता है। पैर की लंबाई चाप का खत्म होना है कि पैर की लंबाई चाप जो है वो खत्म होने लगती है। साथ ही पैरों को गीला करके यदि फर्श पे रखे जाए तो पूरे पैर का निशान देखा जा सकता है, ठीक है। देखो यदि आपको ये पहचानना है ना कि चपटा पैर है या नहीं है, तो इसका सबसे बढ़िया क्या है, एक तो आप ये देख लो उसका जो पैर होगा ना
वो पूरा का पूरा जमीन पे चिपका हुआ होगा, ठीक है। कुछ 2-4% हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाकी का पैर पूरा फर्श पे चिपका हुआ होगा। आप कैसे देख सकते हो कि उसका पैर आप गीला करवाना, ठीक है, और गीला करने के बाद उसको बोलना कि फर्श पे रख। जब वो फर्श पे रखेगा ना तो उसका पूरा का पूरा पैर जो है वो छप जाएगा। नॉर्मली हमारा जो पैर है अगर वो उसे छापते हैं तो कुछ कुछ जो निशान होते हैं वो बीच बीच में छूट जाते हैं, ये दर्शाते हैं एक हेल्दी फूड को। लेकिन जो चपटा पैर होगा उसमें निशान नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा जो जगह रहेगी वो गीली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दर्शाते हैं चपटे पैर के लक्षण को, ठीक है बच्चों। तो सिंपल से आपको लक्षण समझ में आ गए। अब ये बात आती है भाई ऐसा होता क्यों है, क्या कारण होते हैं चपटे पैर के। तो सबसे पहला कारण यह है कि भैया पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं, पैरों की इस निचले भाग की जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों में कमजोरी आ चुकी होती है, ठीक है। और वही एक कारण, यदि आपका भार ज्यादा है आपके एज के अकॉर्डिंग, यदि आप ज्यादा मोटे हैं, आप कुपोषण के शिकार हैं, लंबी समय तक बोझ उठाते हैं, यदि या आपको चोट वगैरह लग जाती है, या फिर आप खराब जूते पहनते हैं, तो ये सभी कारण इसके बन जाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था बच्चों जो नोकनीस था उसके बारे में भी कि अत्यधिक भार उठाना, ठीक है, और अत्यधिक भार होना, ठीक है, ज्यादा मोटापा होना, कुपोषण होना और चोट वगैरह लगना, तो ये भी उसमें आ जाते हैं, और खराब तरीके के जूते पहनना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कारण देखें चपटे पैर और नोकनीस के एक ही है। फिर आते हैं सुधारात्मक उपाय। देखो नोकनीस को सुधारने का सबसे अच्छा कारण क्या है कि पैरों से लिखना। हालांकि अब कई बच्चे कहेंगे सर जी पैरों से कैसे लिख सकते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, जब आप पैर से लिखोगे ना तो आपका ये वाला जो भाग है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये ऊपर की तरफ उठेगा और आपकी आदत बन जाएगी फिर उस पैर को नॉर्मली रखने की जैसे, ठीक है। तो इसीलिए पैर से लिखना चाहिए। उसके बाद रेत पर चलना तथा साथ दौड़ना चाहिए, पंजों पर कूदना, उचित प्रकार के सही जूते पहनने चाहिए, और जूते तो पहने सही से। और आप एक काम और कर सकते हैं कि जूते के मध्य भाग में रूमाल रखकर आपको पहनना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं इनको पैरों से उठाना चाहिए। ताड़ासन तथा वज्रासन ये आपको करने चाहिए। ये जो उपाय है ना, ये आपके इस पैर की जो कमी है, फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर, इसको सही कर देगा, ठीक है। क्या क्या पैरों से लिखना चाहिए, पहला। दूसरा है, देखो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि चपटे पैरों के सुधारात्मक उपाय बताइए, तो आप बता देंगे पहला पॉइंट पैरों से लिखना चाहिए, रेत पर चलना तथा दौड़ना चाहिए, पंजों पर कूदना चाहिए, उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए, और जूते के मध्य भाग में रुमाल रखकर पहनना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थरों के टुकड़ों को पैरों से उठाना चाहिए, ताड़ासन तथा वज्रासन करने चाहिए। टोटल देखिए मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, जब अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा लक्षण कारण उपाय, तो आप 2-3 लिख देना, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आई होप चपटे पैर के लक्षण कारण उपाय आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखेंगे। राइट द सिम्टम्स, केयर्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ फ्लैट फीट। तो क्या होते हैं भाई सिम्टम्स, बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो है वो बेसिकली जो फ्लैट फुट होता है ये पूरे के पूरे जमीन को छू रहे होते हैं, ठीक है। कैस क्या होते हैं, मसल एंड जो बोन होते हैं उनकी वीकनेस होती है, बीइंग ओवरवेट, ओबेसिटी एंड बाकी जो पॉइंट है हैवी लिफ्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सारी चीजें आ जाती है। अब इसके उपाय क्या है, तो फुट राइटिंग, ठीक है, सैंड वॉकिंग एंड रनिंग, जंपिंग ऑन टॉयज, वियरिंग द राइट नाइट ऑफ शूज, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। बाकी आप इन पॉइंट को इजीली रीड आउट करके समझ सकते हैं। ओके बच्चों, 3 पॉइंट हमने समझ लिए, फॉरवर्ड पीछे के, ठीक है। मैं आपको बता भी एक सेकंड, मैं आपको लिख के बता भी देता हूं। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देखा है फॉरवर्ड पीछे के, ठीक है, फॉरवर्ड पीछे के। उसके बाद हमने देखा घुटनों का, ठीक है, घुटनों का टकराना। अब हमने देख लिया जो चपटे पैर थे इसके बारे में, ठीक है। अब बाकी के और जो पॉइंट आते हैं उनको देख। तो जैसा कि आपने यहाँ पे चित्र देख ही लिया होगा, इस चित्र आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्कोलियोसिस के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है स्कोलियोसिस, इसके लक्षण तथा सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। तो भाई इसके लक्षण क्या है और इसके जो उपाय हैं वो क्या हो, ठीक है। देखिए लक्षण में आप पॉइंट नंबर 1 इस तरीके से लिखेंगे कि स्कोलियोसिस में व्यक्ति का जो एक कंधा है वो ऊंचा और एक नीचा हो जाता है। जैसे पुष्पा की स्टाइल में एक कंधा जो है यहाँ पे नीचा हो गया, एक कंधा यहाँ पे ऊंचा हो गया, जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है। एक कुल्ला ऊपर एक कुल्ला नीचे, ये जो कुल्ले होते हैं, ये कुल्ला यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये नीचे हो गया एक, और एक ये जो है वो ऊपर हो गया। शरीर का वजन एक पैर से ज्यादा तथा एक पैर के कम होता है। अब आप एक चीज देखना कि जो पैर नीचे की तरफ है ना, ये वाला पैर, ठीक है ना, इस पे जो वजन है वो ज्यादा होगा। जो कंधा ऊपर की तरफ है
उस पे वजन जो है उस वाले पैर पे कम होगा। ठीक, साथ ही शरीर जो है वो आपका एकदम ऐसे सीधा नहीं होता, बल्कि ये जो है वो थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है। मैंने त्रिभुज ही बता दिया, एक पैर ही गायब कर दिया उसका। मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपका शरीर ऐसे होता है, लेकिन इस स्थिति में आपका शरीर जो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे खड़े होते हैं, तो ये चीज है। ओके, अब ये बात आती है कि चलो हमने ये मान लिया स्कोलियोसिस में एक कंधा ऊंचा एक नीचा होता है, कूल्हा ऊपर कूल्हा नीचे, शरीर का वजन एक पैर पे ज्यादा एक पे कम होता है, सीधा नहीं होते, झुका हुआ लगते हैं। इसे के उपाय क्या है भाई, कैसे हम इससे निपट सकते हैं, क्या उपाय हैं इसके? तो देखिए, सबसे पहला उपाय इसका ये है तैराकी तथा लटकना। तैराकी यानी कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। साथ ही लटकना यानी कि जब आप लटकते हैं तो आपके कंधे जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। आपकी कंधे की मांसपेशियां जो होती है उसमें खिंचाव होता है, आपके जो रक्त जमा हुआ होता है वो भी सही होने लगता है। त्रिकोणासन करना चाहिए, अधमुखासन करना चाहिए, ठीक है। साथ ही तख्त व्यायाम करना चाहिए। ऐसे व्यायाम करने चाहिए बेसिकली जिससे कि नीचे वाला कंधा ऊपर जाए तथा ऊपर वाला कंधा नीचे जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली जब कोई व्यायाम करने जाते हैं तो हाथ पैर को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो व्यायाम भी यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है स्कोलियोसिस के बारे में, एंड आई होप कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी की सारी बातें समझ में आ गई। स्कोलियोसिस के ये हमारे लक्षण है, ठीक है। और उसके बाद में स्कोलियोसिस के ये जो है वो यहाँ पे उपाय आ जाते हैं, सारी की सारी चीजें। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ कलेक्टिव मेजर्स ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स, ठीक है। और उसके बाद इसके कलेक्टिव जो मेजर्स हैं वो क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, वेल आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब हमने 4 कंप्लीट कर लिए। अब जो है वो हमारा आ जाता है अगला कि धनुषाकार टांगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं धनुषाकार टांगे क्या होती है। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, धनुष कैसा होता है, इस तरीके का धनुष होता है, डी आकार का। यहाँ पे हम एक वांड रखते हैं, ठीक है, और फिर ये जो है वो इस तरीके से हम इसको चला देते हैं, ठीक है। तो धनुषाकार टांगों में क्या होता है कि हमारे पैर जो है वो नॉर्मली कैसे होते हैं, हमारे पैर नॉर्मली इस तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन धनुषाकार टांगों में क्या होता है कि हमारे पैर जो वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये एक धनुष जैसा बन गया, ठीक है ना। ये जो एरिया वो क्या दर्शाता है, धनुष जैसा, तो इसीलिए इसको धनुषाकार टांगे बोला गया, ठीक है, यानी कि बो लेग्स के बारे में। तो आंसर देखेंगे भाई, इसके लक्षण क्या होते हैं पहला आपको बताना है, इसके कारण क्या होते हैं दूसरा बताना है, तीसरा बताना है इसके उपाय क्या क्या, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, फिर कारण और उपाय के बारे में। लक्षण सबसे पहले भैया ये है कि जो दोनों पैर होते हैं इनके बीच में जो दूरी होती है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली देखो दूरी जो है कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे मान लेते हैं कि अराउंड जो है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या होता है तकरीबन दूरी जो वो 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, किसके बीच में, घुटनों के बीच में। और यही अगर आपस में मिल जाएंगे तो बेसिकली कैसी स्थिति बन जाएगी, जो घुटनों का टकराना है वो स्थिति बन जाएगी, और ज्यादा दूर भी हो जाते हैं तो फिर वो स्थिति बन जाएगी। मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है धनुषाकार टांगों में कि खड़े होने की स्थिति में या फिर चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने जो है वो बाहर की ओर घूम जाते हैं और आप अच्छी तरीके से दौड़ नहीं कर पाते। टांगों की आकृति धनुष के आकार की बन जाती है, सिंपल सा। कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, तो कारण समझेंगे। कारण ये होता है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 तरीके के लिगामेंट्स होते हैं हमारे घुटनों में, एक होता है लेटरल लिगामेंट और एक होता है मिडिल लिगामेंट। बेसिकली लेटरल लिगामेंट जो होता है ये मिडिल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, देखिए घुटनों के लेटरल लिगामेंट मीडियल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक लिगामेंट जो है वो इसमें ज्यादा बड़ा हो जाता है। हड्डियों का और मांसपेशियां जो होती हैं वो बच्चे की, व्यक्ति की यदि कमजोर है तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। यदि कमजोर होंगी तो बात सह नहीं पाएगा तो पैर तिरछे हो जाएंगे, ठीक है। और लंबे समय तक सुखासन करते हैं जिसमें पैर को आपको इस तरीके से रखना पड़ता है तो वो भी स्थिति आ जाती है। गलत तरीके से आप चलते हैं, मोटापा है, या फिर बालक समय से पहले खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, तो ये सारे कारण जो है उसके धनुषाकार टांगे के आ जाते हैं, सॉरी धनुषाकार टांगों के आ जाते हैं। और जो घुटनों का टकराना है उसके भी कुछ कुछ लक्षण यही होते हैं, एक दो यहाँ पे बस अलग है, ठीक है। आगे अब बारी आती है इसके सुधारात्मक उपाय की। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, सबसे पहली बात है कि वो घुटनों के मालिश करनी चाहिए। मालिश करेंगे तो इससे आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को खिंचाव मिलता है और जो लिगामेंट्स अलग हुए थे वो नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। घुटनों के आपस के जो मांसपेशियां होते हैं वो शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम करने चाहिए, ठीक है, जैसे लेग एक्सटेंशन करना, ये सारी चीजें। साथ ही वॉकिंग कैपलेट्स इनका इस्तेमाल करने चाहिए
योग्य पट्टियों की सहायता से दोनों पैरों को सीधा करके बांधे रखना चाहिए, ठीक है, और फिर गवासन की स्थिति बनानी चाहिए। फ्लैट्स व्यायाम करने जैसे कि रोल अप, वायलिन आर्म, ये सारे करने चाहिए। गरुड़ासन, अर्धमध्य शांतासन, ये सारी चीजें यहाँ पे व्यक्ति को करनी चाहिए, ठीक है। तो सुधारात्मक उपाय क्या क्या हैं, बाकी के सारे पॉइंट्स आई होप आप इजीली यहाँ से समझ चुके हो। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा भैया धनुषाकार टांगों के लक्षण, ठीक है। पहले लक्षण, इसके कारण, और फिर यहाँ पे हमने देख लिया इसके तीसरे पॉइंट पे उपाय क्या क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में आएगा कि राइट द सिम्टम्स, केयर्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ बॉल एक्स। तो क्या क्या होते हैं आप इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले तो पहला जो पॉइंट है वो है इसके सिम्टम्स के बारे में, दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके केसेस के बारे में, कारण के बारे में, और तीसरा जो पॉइंट है इसके मेजर्स, वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही स्क्रीन में मैंने आपको तीनों के तीनों पॉइंट दिखा दिए ताकि आपको ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बोला था कि आपका जो वो अराउंड 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है क्या, बेसिकली 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अभाव, ध्यान से समझिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अथवा शुदा अभाव है बेसिकली, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इस तरीके से, अभाव, ठीक है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अभाव ये होता क्या है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण आपको बताने, इसके लक्षण और बचाव का यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। क्या होते हैं, क्या लक्षण है, क्या कारण है, और क्या इसके बचाव है, ठीक है। तो सारी चीजों को एक एक करके अब हम यहाँ पे इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझने वाले, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है। बेसिकली एनोरेक्सिया नर्वोसा शुदा अभाव ये एक भोजन संबंधी विकार होता है। भोजन संबंधी विकार ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि मानसिक रोग होता है जो कि प्रारंभिक या फिर मध्य किशोर अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि जब व्यक्ति या फिर मतलब कि जब मनुष्य जो है किशोर अवस्था में आने वाला होता है उस समय ये ज्यादातर देखा जाता है। अब जिसे भी ये रोग हो जाता है उससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, उसका शारीरिक भार जो है वो कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा जब वो कम कर देता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होने लगता है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए कई प्रकार के अनुचित तरीके भी अपनाता है, ठीक है। कई बार वो सर्जरी भी करवाता है, ठीक है, ऑपरेशन भी करवा लेता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि उसके हृदय को, उसकी मांसपेशियों को, उसके गुर्दे को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। बेसिकली देखो सिंपल सा क्या है भाई कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये एक भोजन संबंधी विकार होता है। कैसा विकार, ये एक ऐसा विकार होता है जो कि ज्यादातर मोटे लोगों में पाया जाता है। मोटे लोग क्या करते हैं कि अपने जो वेट है उनका उसको कम करने के लिए खाना पीना ही बंद कर देते हैं, और कई बार तो लोग खाना पीना तो बंद कर ही दिया, साथ ही कुछ ऑपरेशन करवा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो चर्बी घटाने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, हालांकि ये तो ठीक है, उनका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन इससे उनके गुर्दे, छाती, मांसपेशियां, उनके कैल्शियम वगैरह को, जो हड्डियां वगैरह उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज इसमें आ जाती है, ठीक है। अब बारी आती है भाई इसके लक्षण, ठीक है। शुदा अभाव के कारण क्या है पहले तो हम ये समझ लेंगे। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा पेन कहाँ चला गया, हाँ एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। पहला कारण क्या है भैया, पहला कारण ये है सामाजिक कारण। बेसिकली शुदा अभाव बेसिकली कैसे होता है कि अक्सर माता पिता या फिर मित्र जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, इनके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर उपहास किए जाने के कारण वे शुदा अभाव व एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ व्यवसाय जैसे कि मॉडलिंग, जिम्नास्टिक, इसके भी कारण होते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, एक क्या है, एक तो दर्शाता है कि शारीरिक आकार को लेकर उपहास, यानी कि उनका मजाक उड़ाया जाना। अब देखो मजाक 2 व्यक्तियों को उड़ाया जाता है, एक तो वो जो या तो बहुत ज्यादा मोटा हो और एक तो वो जो या तो बहुत ज्यादा पतला हो, ठीक है। ये स्थिति क्या है, ये स्थिति बहुत ज्यादा वाली, तो इन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है। और आज के टाइम पे जो ज्यादा मोटा है, जो ज्यादा पतला, उसका मजाक तो उड़ाया जाता है। साथ ही आज के टाइम पे आप देखेंगे जो बॉलीवुड है या फिर कोई भी आप फिल्म इंडस्ट्री देख लेंगे किसी भी तरीके की, उसमें मॉडलिंग को लेके, और अभी वर्तमान में लोग ज्यादातर जिम करते हैं तो इसको लेकर एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, ठीक है। कोई अच्छा नहीं है, मॉडलिंग नहीं कर पाता है तो उसका उपहास उड़ाते हैं। तो आज के समय पे ये सामाजिक कारण बन गया है। दूसरा है भैया जैविक कारक। इसमें क्या होता है कि इस समस्या ग्रस्त कोई भी गर्भवती स्त्री किसी को जन्म देती है
तो उस शिशु को इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि ऐसी महिला जिसे ऑलरेडी ये एनोरेक्सिया नर्वोसा स्वभाव अभाव हो चुका है, ठीक है ना, उसे हो चुका है, यदि वो किसी शिशु को जन्म देगी तो 110% की उसको पूरी तरीके से वो ये जो बीमारी है माता को, वो उसको भी, बच्चे को भी हो जाएगी। तीसरी है व्यक्तिगत कारक। बेसिकली देखो, अक्सर व्यक्ति समूह में या फिर खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कितने नियम, बहुत सारे नियमों को मानता है, आदेशों को पालन करता है। तो ये कारण भी इस समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, अक्सर व्यक्ति जो है, व्यक्ति समूह में खुद को, देखो एक समूह है जिसमें टोटल 10 लोग रहते हैं, उसमें से एक बंदा ऐसा है जो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा साबित करना चाहता है, जिसके लिए वो नियमों का पालन करता है, आदेशों का पालन करता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक रोग का ही कारण है। ठीक है, सामाजिक, जैविक, व्यक्तिगत कारक ये सारे हो गए। ठीक है, अब बारी आती है इसके लक्षण क्या है। कारक तुमने देख लिए, इसके लक्षण क्या होते हैं भाई। देखो लक्षण इसके ये होते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर होता है, इसमें तेजी से वो जो भार होता है, उसका जो वजन होता है, उसमें तेजी से कमी आती है, जिसकी वजह से उसका शारीरिक स्वरूप जो है वो पहले जैसा होता है उससे बहुत ज्यादा पतला नजर आने लगता है। और जब उसका शारीरिक भाग पतला नजर आता है तो साथ ही देखो, किशोरियों में मासिक धर्म में अनियमितता होने लगती है। ठीक है ना, किशोरी लड़कियां जो होती हैं इनमें मासिक धर्म में अनियमितता होने लगती है। चाहे महिला हो, चाहे मतलब लड़की हो, इन्हें उल्टी, ठीक है, शरीर के फूलने का एहसास होने लगता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। ठीक है, साथ ही लड़कियों के जो बैक का हिस्सा होता है वो भी बेसिकली फूलने लगता है। तो वो इसी वजह से होता है, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ किशोर अवस्था में आने के जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, उसके बाद है कि रक्तहीनता होती है। सभी को पता है कि जब मासिक धर्म आता है लड़कियों में तो ब्लीडिंग होती है, तो उससे क्या होता है, रक्तहीनता होती है। साथ ही नाड़ी गति व रक्तचाप धीमा रहने लगता है। दांतों की समस्याएं आने लगती हैं, किसी के कमजोर होने लगते हैं, किसी के टूटने लगते हैं। ठीक है, लाल ग्रंथि में सूजन की आशंका बढ़ जाती है। कई बार अधिक भोजन सेवन कर लेते हैं जिससे कि उनका जो पाचन तंत्र है वो भी खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण, शरीर में तेजी से कमी आना, शरीर के भार में तेजी से कमी आना, स्वरूप पतला, किशोरियों में मासिक धर्म सही समय पे ना आना, उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास होना, कब्ज की शिकायत, रक्तहीनता होना, नाड़ी गति रक्तचाप धीमा होना, दांतों की समस्या, लाल ग्रंथि की आशंका बढ़ जाना, कई बार अधिक भोजन का सेवन कर लेना। भैया उपाय बता दो, बहुत सारी आपने सारी चीजें बता दी है, ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया, उपाय बता दो जल्दी से। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचने के उपाय, सबसे पहला कि भार कम करने के लिए, जो भी व्यक्ति हैं मोटे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जो सुनी सुनाई बातें हैं या फिर किताबी जो ज्ञान है वो आपको ज्यादातर नहीं लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको अपना वजन कम करना है तो किसी आप एक विशेषज्ञ से मिलिए जो पर्टिकुलर इसी का विशेषज्ञ हो, मोटापे का कम करने का विशेषज्ञ हो। ठीक है ना, आप उसी से मिलिए। सुने सुनाई बातों से होता ना कि तू ये खा ले, तू ये शेक पी ले, ठीक है, तू ये इस तरीके की टी पी ले, तू ये खा ले, ये पी ले, ये व्यायाम कर ले, इसके यहाँ चला जाए, ये योगा कर ले, तेरा वजन कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातों पे नहीं आपको जाना है, या फिर जो कोई बता देता है, नहीं, आपको एक विशेषज्ञ के पास में जाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को यह समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वह चुस्त व आकर्षक बने रह सकते। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि भाई आपके बच्चे मान लेते हैं कि उसे रोग है, कि वो थोड़ा मोटा है और वो कम करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपको उन्हें यह समझाना चाहिए, देख कोई दिक्कत नहीं, तो मोटा हो गया, क्या हो गया, तुझे मैं ऐसे ऐसे तरीके बताता हूँ ना जिससे तू तंदुरुस्त रहेगा, आकर्षक भी बनेगा। ठीक है ना, फ्लैट वाली सीन। उसके बाद कि समस्या से ग्रस्त व्यक्ति से दूर है, जिसको ये समस्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा सुधा अभाव की, उसके साथ में आप ना रहें, क्योंकि इससे आपको भी खतरा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या, जो कि बेसिकली होता है ना कि माइंड को कंट्रोलिंग पावर जिसके पास में होती है, पावर वो तो हम कह नहीं सकते, वो तो खैर वो इसकी बात है। ठीक है, मतलब जो कि मन को समझने वाले होते हैं, दिमाग को पढ़ने वाले होते हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है, जिससे कि वो दवाइयां ले सकता है और उसका जो अवसाद होता है, व्यक्ति का जो मोटा होता है, उसका जो चिंता होती है, उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज में आ सकती है। ओके, वेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के यहाँ पे जो लक्षण है वो क्या क्या आ जाते हैं, और उसके बाद में इसके अभाव के कारण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव क्या होते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, डिस्क्राइब केस सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा होती क्या है, एंड ड्यू टू लेक ऑफ एप्स, या फिर यहाँ पे वैसे होना चाहिए था ड्यू टू लेक ऑफ वट जो भी चीजें थी, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कारण। ठीक है, क्या क्या है भाई, पहला यहाँ पे दिया हुआ है सोशल फैक्टर, दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है पर्सनल फैक्टर।
उसके बाद में आ जाता है सिम्टम्स क्या है इन्फेक्शन अगोस्टा के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल जो सिम्टम्स आ जाते हैं और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बताया था कि अराउंड 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आज का हमारा ये जो टॉपिक था, आज के हमारा ये जो वीडियो थी, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अराउंड 40 से 50 मिनट लगेंगे, तो करेक्ट 51 मिनट्स में हमने अपनी इस वीडियो को कंप्लीटली कर भी लिया, ठीक है। एंड देखो, जहां तक मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। बाकी यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो जितना हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। बाकी आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।